हेलो गाइस, यू वाचिंग वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सब इस्माइल और मेरे साथ ही हैं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, G20 हाइलाइट्स के साथ इंडिया की एक बहुत बड़ी जीत के साथ हाजिर खिदमत है। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, सबसे पहले अभी न्यू की G20 हाइलाइट्स पे वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद डिस्कशन होगी। G20 पिछले कुछ दिनों में आपने ये शब्द जरूर सुना होगा और ये इवेंट भारत के लिए एक बड़ी जीत था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वर्ल्ड मीडिया ने प्रेडिक्ट किया था कि G20 समिट फेल हो जाएगा, इंडिया इसे हैंडल ही नहीं कर पाएगा, लेकिन भारत ने उन सब क्रिटिक्स को गलत साबित कर दिया। हाउ? लेट मी एक्सप्लेन। भारत 2023 में G20 प्रेसिडेंट है। भारत के हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के 60 शहरों में 200 से अधिक इवेंट्स प्लान हुए, जिनमें पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ने और 125 नेशनैलिटी के इन टोटल 25,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन भारत को 100% कंसेंसस यानी फुल सपोर्ट मिला। दिस इज अ ह्यूज विक्ट्री फॉर भारत। लेकिन इसका मतलब क्या है? सिर्फ मीटिंग्स करने से क्या फर्क पड़ता है? हमने इस प्रेसिडेंसी में सिर्फ बातें की या फिर कुछ हासिल भी किया? 5 बड़े विक्ट्रीज है जिनके बारे में आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हम इंपॉर्टेंट मुद्दे एक आसान भाषा में आपके सामने लाते हैं ताकि आप आपकी राय खुद बना सकें। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज हमें सोशल मीडिया पर फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। G20 के देश दुनिया के 60% पॉपुलेशन, 75% ट्रेड और 85% GDP को रिप्रेजेंट करते हैं। 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर हुआ। G20 से पहले G7 एक ओरिजिनल अलायंस था, मानो कि सबसे पहले अवेंजर्स। लेकिन एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ कि अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए तो दूसरे देशों का कोऑपरेशन भी चाहिए। तो 1999 में अवेंजर्स एक्सपांड हुआ और नए चेहरे सामने आए। आज 19 देश और यूरोपियन यूनियन को मिलाकर G20 बनता है। G20 क्या है, इसका इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट, इसके बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आप एक रिफ्रेशर चाहते हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, विक्ट्री का काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। विक्ट्री नंबर 5। G20 प्रेसिडेंसी एक एक्सीलेंट मौका होती है बदलते भारत का चेहरा दुनिया के सामने लाने का, और हमने यही किया। फिर वो यूपीआई की सीमलेस पेमेंट फैसिलिटी हो या हमारा कल्चर या डेवलप होता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये है भारत मंडपम। 123 एकड़ में फैला हुआ भारत का सबसे हाई टेक कन्वेंशन सेंटर। 26 जुलाई 2023 को प्रगति मैदान में इसका इनॉग्रेशन हुआ। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, यूके के पीएम ऋषि सुनक, ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी एल्बनीज यहाँ मौजूद थे। इस साल भारत G20 का प्रेसिडेंट था, तो इस प्रेसिडेंसी के साथ कुछ स्पेशल पावर्स भी आते हैं। उन्हीं में से एक स्पेशल पावर है G20 के देशों को छोड़कर दूसरे देशों को स्पेशली इनवाइट करने की ताकत। भारत ने इस पावर का बखूबी इस्तेमाल किया और बांग्लादेश, सिंगापुर, यूएई जैसे देशों को इनवाइट किया। इन बड़े बड़े नामों में 2 इंपॉर्टेंट नाम मिसिंग थे, और वो हैं चाइना के शी जिनपिंग और रशिया के व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन के ज़ेलेंस्की भी G20 समिट में नहीं दिखे। ये देश G20 का हिस्सा हैं, फिर भी ये समिट के लिए नहीं आए। ये लोग ना होने के कारण कई मीडिया हाउसेस ने प्रेडिक्ट किया था कि इस साल भारत का G20 फेल हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ और। हमने इन बड़े बड़े लीडर्स के सामने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान रखा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI, जिसमें हमारा आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर जैसी टेक्नोलॉजीज आती हैं। जैसे हमारा DPI है, वैसे अलग अलग देशों का भी होता है। अगर हम सारे देश टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं तो बेहतर सिस्टम्स बना सकते हैं। यही प्रस्ताव हमने वर्ल्ड लीडर्स के सामने रखा और वन फ्यूचर अलायंस स्थापित करना चाहा। इसीलिए ये सारे लीडर्स एक मंच पर एक साथ आना इम्पोर्टेंट था। साथ ही साथ अफ्रीकन यूनियन के लीडर भी यहाँ मौजूद थे। यू सी, डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग देश के बारे में तो समझ सकते हैं, लेकिन अफ्रीका यहाँ पर क्यों था? विक्ट्री नंबर 4। ये G20 समिट हिस्टोरिक होने वाला है और इसका मेन रीजन है अफ्रीका। भारत ने G20 को एक्सपांड करके हमेशा हमेशा के लिए G21 कर दिया है। अब अफ्रीका भी इस ग्लोबल ग्रुप का हिस्सा होगा। जैसे G7 देशों ने एशिया के डेवलपिंग देशों को इन्वॉल्व किया, वैसे ही भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का हिस्सा बनाया। ये एक बड़ा मूव है, लेकिन क्यों?
अफ्रीकन यूनियन में ये 55 देश आते हैं जिनका टोटल पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है। इनमें इजिप्ट, इथियोपिया और साउथ अफ्रीका जैसे इंपॉर्टेंट देश भी आते हैं। आप वीडियो को पॉज करके उनके नाम पढ़ सकते हैं। अफ्रीका इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि अफ्रीका दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अफ्रीका के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है क्योंकि उनका सारा पॉपुलेशन काफी यंग है। यहाँ का एवरेज एज सिर्फ 18 है। केनिया का सिलिकॉन सवाना अफ्रीका की सिलिकॉन वैली बन रहा है, जो कॉपी पेस्ट करके नहीं लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करके स्टार्टअप्स बना रहा है। अफ्रीका दुनिया का ट्रेजर चेस्ट माना जाता है, जहां एग्रीकल्चर, डायमंड, गोल्ड और लिथियम जैसे रेयर मिनरल्स मिल सकते हैं, जिससे फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बनेगी, लिटरली वकांडा जैसे। इसीलिए जिस तरह से, जिस रिस्पेक्ट से अफ्रीकन यूनियन को G20 में वेलकम किया गया, ये भारत के लिए एक बड़ी विक्ट्री था। सोचिए, इस एक मूव की वजह से अफ्रीकन देशों में भारत के लिए ट्रस्ट कितना बढ़ेगा। हाल ही में न्यूज आई थी कि भारत अफ्रीका में 150 बिलियन डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट्स करने वाला है। अफ्रीकन पार्टनर्स का इंडियन लीडरशिप में ट्रस्ट होना एक मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं। विक्ट्री नंबर 3, अमिताभ कांत हमारे G20 के शेरपा थे। उन्होंने कहा है कि इस साल का G20 उसके इम्पैक्ट के लिए जाना जाएगा, क्योंकि हमने 112 आउटकम्स अचीव किए हैं। यानी सिर्फ डिस्कशन नहीं, रिजल्ट्स सामने आए हैं, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, फाइनेंस, प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट, एलिमिनेटिंग चाइल्ड लेबर ऐसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स शामिल है। साथ ही साथ हमने इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल दुनिया को आईना दिखाने के लिए भी किया है। हमने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो पूरी दुनिया ने 2030 के लिए सेट किए हैं, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 12% टारगेट्स ऑन ट्रैक है और हम सबको कमर कस कर मेहनत करने की जरूरत है। ये सारी बातें न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का हिस्सा हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि यूक्रेन जैसे देशों ने भी भारत का समर्थन जताया। पिछले एक साल में यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में हमने नॉन अलाइनमेंट का रास्ता अपनाया। यूक्रेन की लीडरशिप इस बात से हमसे नाराज थी, लेकिन उनका न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में सपोर्ट पाना एक बड़ी जीत थी। अगर आप में से कुछ लोग न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के सारे 112 पॉइंट्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप उन्हें यहाँ पढ़ सकते हैं। आज जियोपॉलिटिक्स लेवल पर दुनिया में काफी तनाव है। यूक्रेन की तरह ताइवान पर भी किसी भी मोमेंट अटैक होने की संभावना है। चाइना के साथ एक नई कोल्ड वॉर शुरू हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में G20 में इन सारे मुद्दों पर कंसेंसस पाना भारत के लिए एक बड़ी जीत है। और बात एक दो मुद्दों की नहीं, 112 अलग अलग मुद्दों की हो रही है। विक्ट्री नंबर 2, आपने नोटिस किया होगा कि G20 के इवेंट्स भारत के अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग शहरों में हो रहे थे। और इसका मतलब ये है कि अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर में भी G20 के इवेंट्स हुए। ये एक एक्सीलेंट डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, क्योंकि डायरेक्टली कोई भी देश पाकिस्तान या फिर मोर इम्पोर्टेंटली चाइना के खिलाफ खड़ा नहीं होता। लेकिन इन देशों के लीडर्स ने कश्मीर और अरुणाचल में होने वाले इंडियन G20 के इवेंट्स अटेंड किए। ये हमारे लिए एक इनडायरेक्ट सपोर्ट था और ये मैसेज पाकिस्तान और चाइना की लीडरशिप तक जरूर पहुंचा होगा। कश्मीर में कोई भी बड़ा इवेंट प्लान करना एक चैलेंज होता है। एक छोटी सी भूल, एक सिक्योरिटी फेलियर और पूरी दुनिया में नेगेटिव हेडलाइंस। ये एक काफी फीजिबल पॉसिबिलिटी थी, लेकिन भारत ने एक ग्लोबल स्टेज पर प्रूव कर दिया कि कश्मीर में स्टेबिलिटी वापस आ रही है। कुछ ही दिनों पहले की बात है कि जम्मू और कश्मीर में पत्थरबाजी के इंसिडेंसेस 99% कम हुए। लॉ एंड ऑर्डर लौट रहा है। वैसे ही अरुणाचल में G20 मीटिंग होस्ट करना चाइना के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, क्योंकि चाइना अरुणाचल के बॉर्डर्स पर अपने सेटलमेंट्स बनाता रहता है। उन्होंने हाल ही में एक नया मैप रिलीज किया था, जहां उन्होंने लद्दाख और अरुणाचल को उनके मेनलैंड का हिस्सा बताया था। चाइना के एम्बिशंस के अगेंस्ट एक सॉफ्ट मैसेज वहां पर होने वाली G20 मीटिंग्स थी, लेकिन उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी था, जो हमारी नंबर 1 विक्ट्री है। विक्ट्री नंबर 1, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। चाइना का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिससे चाइना एशिया के कई देशों को यूरोप से जोड़ना चाहता है। इसमें चाइना ने ऑलरेडी क्लोज टू $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट किए हैं। या तो लो इंटरेस्ट लोन्स दिए हैं या फिर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट शुरू किए हैं। और चाइना की इस स्टेप ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। कोविड के समय दुनिया को रियलाइज हुआ कि वो चाइना पर कितना निर्भर है। दुनिया की इकोनॉमी पर डायरेक्टली इंपैक्ट करने के बावजूद कोई भी चाइना का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और इसके 2 मेन रीजंस हैं। एक, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन चाइना पर डिपेंडेंट है। और 2, सारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चाइना के पॉकेट में। BRI के बाद चाइना का वर्ल्ड ट्रेड पर इन्फ्लुएंस और बढ़ जाएगा। तो एक अल्टरनेटिव की सख्त जरूरत है, ताकि ट्रेड फ्री और ओपन रहे।
यहाँ किसी एक का डोमिनेंस ना हो। और इसी ऑब्जेक्टिव से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर लॉन्च होने जा रहा है। जो बाइडेन ने इसे एक बिग डील कहा है। लेकिन क्यों? यहाँ हम रेलवेज और वाटरवेज का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हमारे साथ साथ सऊदी अरेबिया, यूएई, इजराइल, जॉर्डन और यूनाइटेड स्टेट्स इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे। साथ ही साथ यूरोप के फ्रांस, जर्मनी, इटली और ईयू के कुछ देश भी इसमें शामिल होंगे। यहाँ मोदी जी ने एक इम्पोर्टेंट बात हाईलाइट की है। ये फोटो चाइना के लिए नाइटमेयर बनने वाला है, जहाँ सऊदी के MBS अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ हाथ मिला रहे हैं। इस ग्रैंड प्रोजेक्ट में हम सी रूट से यूएई से जुड़ेंगे, फिर सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल से होकर कनेक्शन यूरोप तक बनेगा। अगले 60 दिनों के अंदर अंदर इसका प्लान बनेगा और एग्जीक्यूट होना भी स्टार्ट हो जाएगा। और ये हम नहीं, खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है। ये है भारत का इम्पैक्ट, जो पिछले कुछ महीनों में हुए फॉरेन विजिट्स का नतीजा है। अगला स्टेप यही होगा कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर सीट के लिए बिड करे। एंड आई एम श्योर इस पर फुल फ्लेज काम G20 समिट खत्म होते ही शुरू हो जाएगा। सच तो यही है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में 2023 एक इम्पोर्टेंट साल होने वाला है। ये साल इतिहास के पन्नों में इसीलिए याद रखा जाएगा क्योंकि अब भारत ने ग्लोबल साउथ के लीडरशिप की जिम्मेदारी उठाई है। जिन इश्यूज पर बाकी के देश सिर्फ बातें करते हैं या फिर उन्हें इग्नोर कर देते हैं, उन पर भारत ने आवाज उठाई है। नवीद, इसमें तो कोई शक नहीं कि G20 भारत की बहुत बड़ी जीत है। बहुत बड़ी जीत है, शानदार जीत है। यकीन माने Excellent. G20 को अब तो जिस तरह वीडियो में बताया गया कि अब G20 नहीं रहा, G21 हो गया। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन के जितने ममालिक हैं उनको इनका हिस्सा बनाया गया है। और ये बहुत बड़ी आगे की सोच है इंडिया की। ठीक है, और G21 में मैं सबसे पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर दरमियान जो मेन फ़र्क है वो आइडियोलॉजी ये है कि वो हिंदू धर्म से रिलेटेड नेशन है। ठीक है, हिंदुओं का मुल्क है और ये पाकिस्तान जो है मुसलमानों का मुल्क है। अब दोनों बातों को नोट कर लें। ठीक है, अब जिसको हम मानते हैं सऊदी अरेबिया को, ठीक है, सऊदी अरेबिया को, यूएई को, दुबई को, ये सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं। ठीक है, बांग्लादेश को देख ले, वो आए भारत में। इससे क्या मैसेज मिलता है? इससे ये मैसेज मिलता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई है वो पॉलिटिकली है, रिलीजन बेस पे नहीं बनती। अगर रिलीजन बेस पे होती तो सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह के साथ जो है इंडिया के इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं होते। तो मतलब ये है, मैं यहाँ पे ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई पॉलिटिकली है। ठीक है, एक ज़मीनी तनाज़े पे है, इसका मज़हब से कोई वो नहीं है। मतलब ये दोनों कौमें बल्कि हिंदुस्तान में, भारत में मुसलमानों को बहुत मतलब राइट्स मिल रहे हैं। ठीक है, आप देख लें आदित्य एल1 मिशन जो हैं, ठीक है, वो जो साइंटिस्ट हैं मुसलमान हैं। इवन कि अगर हम पाकिस्तान के साइंटिस्ट और इंडिया के साइंटिस्ट कंपेयर करें तो ज़्यादा तादाद वहाँ मुसलमानों की निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ उतनी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, यह अवेयरनेस बहुत कम है। ठीक है, एक बात तो यहाँ पे मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहता था, उसकी एक वजह है क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी होते हुए हमने देखना है कि यार G20 कितना कामयाब रहा। तो कितने कामयाब से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा कामयाब रहा है। और जिस तरह वीडियो के एंड में कहा गया कि 2023, ठीक है, 2023 इंडिया के लिए एक बेहतरीन साल है जो तारीख में लिखा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसरो की कामयाबियों को देख लें, ओवरऑल आप देख लें, इंडिया के लिए बहुत सी कामयाबियों का साल ये रहा है। और नेक्स्ट ईयर देखने में आ रहा है कि हो सकता है इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो इम्पैक्ट्स हैं जो G20 में भी नजर आ रहे थे। ठीक है, वर्ल्ड लीडर्स आए, वर्ल्ड लीडर्स की जो इंटेंशंस थी, जो उनकी अट्रैक्शंस थी भारत से रिलेटेड, वो पॉजिटिव रिस्पांस पर मबनी थी। ठीक है ना, पॉजिटिव रिस्पांस मिला। जिस तरह वीडियो में बताया गया कि 100% कामयाबी मिली है G20 से रिलेटेड, क्योंकि दुनिया की प्रेडिक्शन थी। ठीक, दो मुल्कों की लड़ाई की वजह से भी हो सकता था कहीं ना कहीं G20 जो इंडिया होस्ट कर रहा है एज अ प्रेसिडेंट ये फेल हो जाए। लेकिन ये बहुत मैं कहता हूँ इंडिया ने साबित कर दिया कि इंडिया कुछ भी कर सकता है। जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ इंडिया कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हिंदुस्तानी कौम जो है जाग उठी है, उन्होंने अपना लोहा मनवाना शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि आए दिन वो जो भी अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं उसमें ह्यूमन राइट्स और जो उनके रिलेशन हैं उनको काफ़ी बारीक बीनी से देखा जाता है।
इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना के रिलेशनशिप शुरू से इतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन बाकी दुनिया के साथ अगर आप देखें तो रिलेशन आपके सामने है। ये G20 कामयाबी भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है, ठीक है। और इन हाइलाइट्स में जो जिक्र किया गया, जिस तरह बायोफ्यूल थोड़ी सी मिसिंग थी, इस पे ऑलरेडी हम रिएक्ट भी कर चुके हैं, ठीक है। ग्लोबल अलायंस बनाया गया बायोफ्यूल यूज के हवाले से, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक नए दौर का आगाज किया जा रहा है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो जिस तरह वीडियो में एक पॉइंट रेस किया गया कि चाइना की मार्केट जो है दुनिया पे किस हद तक फैली हुई है, ठीक है, तो उसका अल्टरनेट चाहिए। तो जो बाइडेन जी ने जब इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर का इफ्तिताह किया गया कि इट्स अ बिग डील, क्योंकि उन्हें अब इंडिया की इस तरह ज़रूरत है, इंडिया की मार्केट की इस तरह ज़रूरत है। इंडिया की मार्केट यही वजह है, इस वक्त ज़रूरत बन चुकी है यूरोपियन कंट्रीज़ की, और उन सब की एक जो नज़र है वो इंडियन मार्केट पे है, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है तेज़ी से इनके अंदर पोटेंशियल बहुत है, ठीक है, ग्रोथ बहुत है, कर दिखा रहे हैं, एफिशिएंट बहुत है। स्किल लेबर पे फोकस हो रहा है अब इंडिया में, और तालीम में मज़ीद इनकलाब लाने की कोशिश की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हो रहा है, इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए आए दिन हर एक फील्ड में बारीक-बीनी से काम जारी है। और जिस तरह, क्योंकि G20 की बात हो रही है, एट द एंड मैं कहूँगा कि G20 पूरे भारत में होस्ट किया गया है, ठीक है, सिर्फ दिल्ली में नहीं, मुख्तलिफ शहरों में कहा गया, और 25,000 से ज़ायद मैंने देखा कि ऑफिशियल्स जो हैं वो G20 के मेंबर्स आए हुए हैं इंडिया में। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इंडिया अपना एक पॉजिटिव इमेज दिखा रहा है पूरी दुनिया को। जहाँ पूरी दुनिया तनकीद कर रही थी, उन तनकीद करने वालों के लिए इंडिया ने प्रैक्टिकली होकर दिखाया कि ये देखें, ये एक इंडिया है जो अमन पसंद, और जो ईसाई रह रहे हैं, सिख भाई रह रहे हैं, जो भी हिंदू भाई रह रहे हैं, ये सबका मुल्क है। और खुद जो इंडिया का आर्टिकल है वो सब जितनी भी वहाँ पे मज़ाहिब के कौमें रह रही हैं, उन सबको लिए बराबरी के हकूक़ देता है। और यही वजह है कि इंडिया अपने लॉ एंड ऑर्डर के साथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जिस तरह वीडियो में एक पॉइंट मैं एंड पे ये कहूँगा कि इससे मैसेज मिलता है कि इंडिया अब दुनिया में एक मकबूल तरीन कंट्री बन चुका है, ठीक है। और इसकी मकबूलियत आपके सामने है, G20 हाइलाइट्स आपके सामने है, वर्ल्ड लीडर्स को इकट्ठा किया और एक शानदार समिट हुआ है। 2023 तारीख में लिखा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफी राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।